हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आज से हम केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तो न्यूमेरिकल्स की बात करें तो स्टूडेंट केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते जितने फिजिक्स में आते हैं, बट जितने भी पूछे जाते हैं उन सभी को इस सीरीज में हम कराने वाले हैं। चैप्टर वाइज आपको जो पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट वो चलता रहेगा, उसकी टेंशन ना लो। अब देखो जैसे ही पी ब्लॉक हमारा खत्म होने वाला है, उसके 4 या 5 लेक्चर्स और आने वाले हैं। उसके बाद आपको शुरू से ही पढ़ाया जाएगा, सॉलिड स्टेट से ही पढ़ाया जाएगा जो हमारा टॉपिक रह गया है। अब एक चीज़ देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टूडेंट जो टफ है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 3 लेसन होते हैं वो कंप्लीट करा चुका हूँ, बस एक रह गया उसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। पी ब्लॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू से सब कुछ कवर करते चले जाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत टाइम है। नवंबर तक हमने बोला है कोर्स खत्म कराने की, तो कोर्स खत्म ना हो आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, जहां चाहते हो वहां पढ़ लेना। देखो जो बोला जा रहा है स्टूडेंट वो आप सभी के लिए किया जाएगा, टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हम भी करते हैं आप सभी के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि हम आप सभी को धोखा दें, नहीं होगा ना। समझदार हो, समझदार बनो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, अगर हम केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये 4 लेसन्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं। सॉलिड स्टेट, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी। अगर आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स का पोर्शन देखोगे तो इन्हीं चारों चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और 2021 में भी पूछे जाएंगे। तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम आपको इस सीरीज में कराने की कोशिश करेंगे। हमें जो कराने वो भी कराएंगे, प्लस एनसीईआरटी जो बुक है उसके भी न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे। देखो ज़्यादातर जो पोर्शन स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल्स का पूछा जाएगा, जो हम आपको कराएंगे ना वही पूछा जाएगा। एनसीईआरटी के आपके लिए कराए जाएंगे, बट एनसीईआरटी से अगर प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे उनमें न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए हैं, बट आप जैसा बोलोगे वैसा ही किया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, जो सेकंड लेसन है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक बलगतिकी और जैसे ही हमारा सॉलिड स्टेट समाप्त हो जाएगा, लास्ट में हम सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स इतना नहीं पूछा जाता जितना कि इन तीनों लेसन से पूछा जाता है। और जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? देखो स्टूडेंट, आप सभी जानते हो कि अगर हमें न्यूमेरिकल्स सीखने हैं, न्यूमेरिकल्स में अगर जीरो से हीरो बनना है, तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है फॉर्मूला। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया और आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता है, तो क्या आप उस न्यूमेरिकल को लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला ही तैयार करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा उन सभी में ये फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। पहला स्टूडेंट, विलयन की मोलरता, इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो विलय के मोल स्मॉल एन बटे विलयन का आयतन, जो कि लीटर में होना चाहिए। या फिर कह सकते हो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। बहुत ही इजी है यार, कुछ भी नहीं है। अगर हम विलय की मोल की बात करें कि विलय का मोल यहाँ पर क्या है, तो स्टूडेंट देखो, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, सपोज करो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमने 5 ग्राम ले रखा है और इसको बोला जा रहा है कि इसको 100 ml जल में घोला गया है, 100 मिलीलीटर जल में घोला गया है। तो इस विलयन की जल है, जल में हमने ग्लूकोज 5 ग्राम घोल दिया, तो इस विलयन की जो मोलरता होगी उसको हमें ज्ञात करना है। तो आप कैसे निकालोगे? 5 ग्राम ये तो विलय का भार हो गया, फिर हमें ग्लूकोज का अणुभार पता होना चाहिए, तो वो भी आप निकाल सकते हो C6H12O6 से। अब कैसे निकालोगे? तो कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 होता है, तो 6 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 16, 12 छिंग 72 प्लस 12, 16 छिक्के 96, सभी को ऐड कर लो। तो 6 और 2 8 और 2 10 का 0, हंस लगा 1 10 और 11 और 7 18, मतलब इसका जो अणुभार है वो 180 निकल के आ गया। विलयन का आयतन हमें कितना दे रखा है? 100 ml। इसको सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे? लीटर में। तो आप सभी जानते हो कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो लीटर में अगर हमें चेंज करना है तो 100 में 1000 से भाग कर देंगे, तो हमारा 1/10 लीटर निकल के आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज को आप इस सूत्र में लगा सकते हो। विलय के मोल समझना, जो मैं समझाना चाहता हूं, अगर आप इस सूत्र को लिखना चाहते हो तो इस तरीके से भी परिवर्तित कर सकते हो। विलय का भार बटे विलय का अणुभार, ठीक है। राइटिंग समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बोल रहा हूं। और यहां पर आ जाएगा विलयन का आयतन लीटर में,
अब देखो विलय का भार आपको कितना दे रखा है, ये रहा 5, अणुभार कितना दे रखा है 180, और हमने आयतन कितना निकाला है अभी 1/10। कैलकुलेशन करना जानते हो ना, नहीं जानते हो तो मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सूत्र के द्वारा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर पाओगे। जो सेकंड है स्टूडेंट फॉर्मूला, वो है विलयन की मोललता को लेकर। विलयन की मोललता, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अगर सूत्र की बात करें तो विलय के मोल स्मॉल n बटे विलायक का आयतन kg में। अब समझना, अगर मैं कहूँ देखो जल है, अगर जल को तोल कर लिया जा रहा है तो वो तो होगा मोललता। अगर विलयन को नाप कर लिया जा रहा है, लीटर में है तो वो क्या होता है, नापना हो गया, और तोलना हो गया मापना। तो माप कर है तो मोललता होगी, नाप कर है तो मोलरता होगी, ये दोनों में डिफरेंस है। तो वहाँ पर बोलेगा कि 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में। अब यहाँ पर जल को माप कर नहीं तोल कर लिया गया है, ठीक है ना, नाप कर नहीं माप कर लिया गया है, ये दोनों में अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर सूत्र आप सभी को याद रखना है, विलयन की मोललता स्मॉल m बराबर विलयक के मोल बट्टे विलायक का आयतन। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर आप विलयन का आयतन देख रहे हो लीटर में, यहाँ पर विलायक का आयतन देख रहे हो किसमें, केजी में। ये दोनों में अंतर है, अदरवाइज दोनों सूत्र एक जैसे हैं। यहाँ पर कैपिटल M है तो यहाँ पर स्मॉल m है। अगर यूनिट की बात करें तो मोल प्रति लीटर तो आपका इसका यूनिट हो जाता है, और अगर इसका है तो मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो आपको हर चीज़ याद रखनी स्टूडेंट, तभी आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से लगा पाओगे। तीसरा है विलयन की नॉर्मलता, इसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अगर सूत्र की बात करें तो विलय के तुल्यांकों की, यहाँ पर तुल्यांक होगा, विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। बात आती है कि तुल्यांक क्या होते हैं, वो भी मैं क्लियर करा दूंगा। तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। अगर यहाँ पर हमारा मोल होता है, विलय के मोल होते हैं, तो मोल के लिए क्या सूत्र हो जाता है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तुल्यांकी भार एक अलग चीज होती है, इक्विवेलेंट वेट। इसको कैसे निकाला जाता है ये शायद आपने 9th में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ पर तुल्यांकी भार, अणुभार, ये सारी चीजें निकालने के प्रोसेस होते हैं। तुल्यांकी भार मैं आपको बताऊंगा जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो कैसे आप तुल्यांकी भार अम्लों का, क्षारों का, लवणों का निकाल सकते हो, उनके लिए वहां पर अलग से सूत्र बताए जाएंगे। तो टेंशन मत लेना, ये भी कोई रटने वाली चीज नहीं है। क्लियर है। चलो अगला सूत्र है विलय का मोल प्रभाज। विलय का मोल प्रभाज, आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पर और देखो, अगर विलय की बात करेगा तो आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बात आती है कि सर यहाँ पर स्मॉल n और कैपिटल N क्या है, तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m। स्मॉल w यहाँ पर है विलय का भार, जो हमने घोला है ग्लूकोज है वो विलय का भार हो गया। 5 ग्राम बोला था ना, वो विलय का भार है। अणुभार की बात करें तो यहाँ पर m होगा विलय का अणुभार। तो इन दोनों के द्वारा हम n विलय के मोल निकाल सकते हैं। क्लियर है। आगे है कैपिटल N बराबर कैपिटल W बट्टे कैपिटल M। तो कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, और कैपिटल M क्या है, विलायक का अणुभार। तो इसके द्वारा हम विलायक के मोल निकाल सकते हैं। जब हमने विलय के मोल और विलायक के मोल निकाल लिए, तो चाहे आपसे विलय का मोल प्रभाज पूछा जाए या फिर आपसे विलायक का मोल प्रभाज पूछा जाए, आप आसानी से निकाल पाओगे। अगला जो सूत्र है, देखो आदर्श गैस समीकरण आप सभी ने सुना होगा। बॉयल-चार्ल्स के नियमों को संयुक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होते हैं उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। देखो जो गैसीय नियम हैं उनको द्रवों के लिए लागू किया जाना चाहिए, ठीक है ना, या विलयनों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। उसके लिए वैज्ञानिक वान टॉप ने ये समीकरण दिया था, वान टॉप समीकरण, ठीक है, Pv बराबर NH+। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये विलयनों के लिए भी लागू होता है। जैसे गैसों के लिए लागू होता है वैसे ये विलयनों के लिए भी लागू होता है। यहाँ पर P होता है पराशर दाब, लिख सकते हो। V है विलयन का आयतन, स्मॉल n मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मोलों की संख्या है। S, यहाँ पर S की जगह R भी हो सकता है, ठीक है। S का मतलब है विलयन स्थिरांक, जैसे वहाँ पर गैस स्थिरांक होता है सावित्री गैस नियतांक, यहाँ पर होता है विलयन स्थिरांक। और यहाँ पर कैपिटल T क्या है स्टूडेंट, परम ताप। क्या होता है, परम ताप। तो आप इस सूत्र को भी याद रख लोगे, ठीक है ना। आप सभी को सारी चीजें लिख लेनी है। ये P बराबर पराशर दाब, V बराबर विलयन का आयतन, N बराबर मोलों की संख्या, S बराबर विलयन स्थिरांक और T बराबर परम ताप। अब देखो स्टूडेंट, अणु संख्या गुणधर्म मैं आपको विलयन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अणु संख्या गुणधर्म में आपको क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन के बारे में बताया जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। जैसे जल है, जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगर जल में हमने नमक डाल दिया या फिर चीनी घोल दी तो क्या होगा, उसके क्वथनांक में उन्नयन मतलब वृद्धि हो जाती है। अगर हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा अगर नमक डाल दिया तो जो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था अब क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। तो अब नमक डालने के बाद उसका क्वथनांक हो सकता है 102 हो जाए, 105 हो जाए। तो कितनी वृद्धि हुई है, 5 डिग्री सेल्सियस की। कितनी वृद्धि हो रही है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कहेंगे क्वथनांक उन्नयन। तो जब हम कोई अविलेय मतलब कोई अशुद्धि मिला देते हैं किसी भी द्रव में तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है। आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, स्मॉल m बराबर, यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पर। स्मॉल m बराबर 1000 गुणा kb, kb क्या है यहाँ पर, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल w क्या है यहाँ पर, विलेय का भार। डेल्टा db क्या है यहाँ पर, क्वथनांक उन्नयन। कैपिटल W यहाँ पर क्या है, जो विलायक हमने ले रखा है ना उसका भार। विलायक का भार क्या होगा, कैपिटल W, और विलेय का भार होगा स्मॉल w। दैट्स अ डिफरेंट इन बिटवीन स्मॉल w एंड कैपिटल W। इज दैट क्लियर। चलो अब देखो स्टूडेंट एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये 7वां सूत्र है। वैसे दोनों अगर देखोगे तो सेम है। एक चीज और सुन लेना, देखो स्टूडेंट 1000 और यहाँ पर 1000 भी यूज किया जाता है। जब वो आपसे बोलेगा मोलल, क्या बोलेगा, मोलल, तो आपको 1000 यूज करना है। क्या यूज करना है, 1000। और जब बोलेगा वो 100 तो स्टूडेंट वहां पर कितना यूज करोगे आप लोग, मोलर। क्या यूज करोगे, मोलर। दैट्स अ डिफरेंस। मोलर कब यूज करना है, जब 1000 बोले। मोलर बोलेगा तो आपको 1000 यूज करना है, बट अगर मोलर बोलेगा तो आपको 100 यूज करना है। दोनों सूत्र सेम है। अगर हिमांक की बात करूं, देखो हिमांक का मतलब बहुत सारे बच्चे शायद नहीं जानते होंगे। जल का हिमांक कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि जल को अगर ठंडा किया जाएगा, गर्म करते हैं तो क्वथनांक जल मतलब द्रव से वाष्प में परिवर्तित होता है, लेकिन अगर हम उसको द्रव से ठोस में परिवर्तित करना चाहते हैं तो जिस तापरिक घटना होती है, जिस तापरिक क्रिया होगी उसको हिमांक बोला जाता है। तो अगर जल का हिमांक है 4 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो अगर हमने इसमें कोई अशुद्धि मिला दी, फिर हम इसको जमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब ये 4 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होगा, बल्कि इसके हिमांक में और कमी आ जाएगी। तो उसको बोला जाता है हिमांक अवनमन। तो हिमांक में तो कमी आती है अशुद्धि मिलाने पर, लेकिन क्वथनांक में वृद्धि आती है। दैट्स आर डिफरेंट। दोनों में अंतर है। क्वथनांक में वृद्धि होगी अगर आप अशुद्धि मिलाओगे, लेकिन हिमांक में कमी होगी जब आप अशुद्धि मिलाओगे। दोनों सूत्र एक जैसे हैं, दोनों सूत्रों में कोई अंतर नहीं, बस थोड़ा सा अंतर आता है KF और KB का। KF यहाँ पर क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। क्या है यहाँ पर, हिमांक अवनमन स्थिरांक। और डेल्टा TB यहाँ पर क्या, यहाँ पर डेल्टा TB की डेल्टा TF कर लो। अब डेल्टा TF क्या होगा, हिमांक अवनमन। कितना अवनमन हुआ है, कितनी कमी हुई है, दोनों का अंतर लिया जाएगा। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस है, अब हमने अशुद्धि मिला दी तो 3.84 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, तो कितना अंतर है, 0.16 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा हिमांक अवनमन। क्लियर है सभी को। तो स्टूडेंट आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से करने तो इन सूत्रों को तो घोल के पी जाना, आज ही पी लेना, क्योंकि कल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और देखो अब मैं आपको जो P ब्लॉक है उसको जल्दी समाप्त करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उसके बाद हमें शुरू से पढ़ना है। पहले लेसन से लेके ठोस अवस्था हो गया, विलयन हो गया, वैद्युत रसायन हो गया, रासायनिक बलगतिकी हो गया, पृष्ठ रसायन हो गया, P ब्लॉक फिर हम करा चुके हैं। उसके बाद D एवं F ब्लॉक के तत्व, उसके बाद उप सहसंयोजक यौगिक। उसी के साथ हमारी नवंबर तक केमिस्ट्री खत्म। टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे। क्यों टेंशन ले रहे यार, अभी टाइम है हमारे पास। आप सभी के साथ हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं ना, तो टेंशन क्यों लेते हो कि सर ये कराओ वो कराओ। आप टेंशन मत लो, टेंशन हमें लेनी है, हमारे भी प्रेशर आप सभी से ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि आप सभी देखो, आज हमारे साथ एक बच्चा नहीं जुड़ा, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हो। तो आप सोचते हो कि हम इतने सारे बच्चों का फ्यूचर बेकार कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो पूरा सिलेबस हमने बोला नवंबर तक बहुत अच्छे से कवर करा दिया जाएगा। नवंबर के बाद दिसंबर से आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे, प्रीवियस से पेपर चलेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट सीरीज हैं वो भी हम चलाने का प्रयास करेंगे। तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होने के साथ साथ आपकी तैयारी भी बेस्ट तरीके से हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छी लगी है ना, लाइक कर दो, नहीं किया तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपकी तरह और भी फ्रेंड्स आपके इस सीरीज का फायदा उठा सकें। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रिएक्शंस की सीरीज कराओ, तो देखो रिएक्शंस की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कंप्लीट करा चुके हैं, केवल P ब्लॉक के रह गए और D एवं F ब्लॉक के, वो भी हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।